Hello everyone, you all are welcomed in Netaji Seeker. So today we are there with a new topic, that is NEP 2020. This is the National Education Policy 2020, which is recently issued by the central government. So student, let's have a detailed evaluation, it's a detailed study. What are the features, what are the changes in this policy? Till now, if we talk about the educational policy, India has revised the educational policy three times. After independence, first time it was introduced in 1968, then in 1986, and after that partial changes were done in the basic structure of 1986 policy. These partial changes were done in 1992. जो 1996 की पॉलिसी के फ्रेमवर्क थे, उसकी बेसिस का जो स्ट्रक्चर था, उसी में से कुछ चेंजेस इसमें इंट्रोड्यूस की गई इन 1992। और उसके बाद थर्ड टाइम अब जुलाई में 2020 में जो नई पॉलिसी हमारी इंट्रोड्यूस की गई है, दैट इज द NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसको न्यू एजुकेशनल पॉलिसी भी बोलते हैं। तो देखते हैं इनमें कौन से फीचर्स हैं, इसमें कौन कौन सी चेंजेस हैं। सो लेट्स हैव अ डिटेल्ड इवैल्यूएशन ऑफ द NEP 2020। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ये कमेटी कौन सी कमेटी है, किसने बनाई है। NEP एक्चुअली this policy was drafted by the biggest committee till now। ये कमेटी थी डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन के अंडर, जो उनके सुपरविजन में इस कमेटी ने अब तक का सबसे बड़ा सर्वे किया, सबसे ज़्यादा जो ओपिनियन कलेक्ट किए। दीज ओपिनियंस आर कलेक्टेड फ्रॉम द सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज पंचायत। ओवरऑल इंडिया से इनके ओपिनियंस कलेक्ट किए। देन दे प्रिपेयर्ड द फाइनल ड्राफ्ट फॉर द NEP। दिस ड्राफ्ट कंटेन्स नियर अबाउट 300 पेजेस। इतनी बड़ी जो कमेटी अब तक की, ये कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन की देखरेख में बनाई गई है। कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन जो कि इसरो के एक्स साइंटिस्ट भी रहे हैं, और ये अब तक की बहुत बड़ी कमेटी है। यू कैन सी दिस इज द के स्वामी कस्तूरी रंजन, तो इसको कस्तूरी रंजन कमेटी भी बोलते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी मेजर चेंजेस हुई हैं। सबसे बड़ी चेंजेस में स्टूडेंट बात करते हैं द मेजर चेंजेस, जो हमारे MHRD डिपार्टमेंट है, इसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब इसका नेम चेंज करके क्या बन गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये सबसे पहला हमारा पॉइंट है जो चेंजेस में आता है। तो इसके बाद जो मेन फोकस है वो होगा ECCE। दिस इज द अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ये सबके लिए कंपल्सरी होगा। चाइल्ड की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमारे करिकुलम में और उनके पेडागोजिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें ये कंपल्सरी होगा, उसका मेन पार्ट होगा। स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सबके लिए होगी कंपल्सरी। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा इसका जो मेन फीचर है, दिस कमेटी हैज रिकमेंडेड द एक्सटेंशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 टू कवर द चिल्ड्रन ऑफ एजेस 3 to 18 ईयर्स। मीन्स यहाँ तक जो हमारी कमेटी ने जो मेन प्रस्ताव रखा है, जो 3 से 18 साल के बच्चों को कवर अप करना है, इनकी एजुकेशन, इनकी टोटल अटेंडेंस रेशो, इस सबको इंक्रीज करना है। और हमारा मेन टारगेट क्या है, टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन। अब हम देखते हैं इसके मेन फीचर के साथ साथ मेजर चेंजेस कौन कौन से हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, सबसे पहली बात इसने किया इट एंडेड द +2 सिस्टम। जो अभी तक हमारा +2 सिस्टम चल रहा था, जिसको हम 10+2 भी बोलते हैं, जो 6 से स्टार्ट होता है, 6, 7 से शुरू हो जाता है। और ये सारा सिस्टम हमारा जो +2 तक का जो सिस्टम है, जो पैटर्न अब पूरी तरह से वो खत्म हो गया है। इसमें जो स्टूडेंट 10th के बाद स्ट्रीम चूज करते थे, अब वो सारा सिस्टम खत्म हो गया। उनका स्ट्रीम चेंज करने का और चूज करने का जो ईयर्स हो गए वो भी चेंज हो गए हैं। वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ये हमारा जो सिस्टम था बच्चे के 12 साल के एजुकेशन, जैसे फर्स्ट से 12 तक स्कूल एजुकेशन के ईयर्स है, अब ये सिस्टम खत्म हो गया। इसकी जगह हम नया सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज 5+3+3+4 सिस्टम। अब देखने में ये इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट एंड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिस्टम। एक्चुअली ये हमारे 18 साल जो बच्चे के फर्स्ट 18 ईयर्स हैं उनके ऊपर फोकस होगा, उनको कैसे शेप करना है,
कैसे उनके ऊपर फोकस करना है ताकि जो बच्चा है अपने में एक कैपेबिलिटी, एक स्किल और अपने में एक कॉन्फिडेंस लेके पैदा हो। क्योंकि जो अर्लियर सिस्टम था उसमें था कि जॉब प्रोडक्टिविटी, बच्चा अपने आप को सिर्फ इसलिए पढ़ता है कि जॉब मिलनी चाहिए। अब जो नया सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उसमें जो स्किल्स हैं उनको एनहेंस करना है, उनको डिवेल्प करना है और बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए उसमें कोई स्किल ऐसा होना चाहिए कि वो अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। तो ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी के मेन फीचर्स होंगे। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स आई हैव क्रिएटेड हेयर 4 पैटर्न्स। तो पहला हमारा जो है 3 to 8 ईयर्स, जिसको हम फाउंडेशनल स्टेज भी मानते हैं। तो ये जो 5+3 ये पहला स्टेज है 5 ईयर्स की, 5+3+3+4। तो ये हमारी स्टेजेस है, ये होगी हमारी फाउंडेशनल स्टेज होगी जिसमें नॉर्मली 3 to 8 ईयर्स के बच्चे होंगे। सेकेंड स्टेज जो होगी प्रेपरेटरी स्टेज होगी, इसमें 8 से 11 ईयर्स के स्टूडेंट हो सकते हैं। एंड इन द थर्ड वन 11 से 14 ईयर्स के बच्चे होंगे जिसको मिडिल स्टेज का नाम दिया गया है। और नेक्स्ट हमारी होगी 14 से 18 ईयर्स जो सेकेंडरी स्टेज होगी। ये हमारी 5 फाउंडेशनल, 3 preparatory, then 3 middle, these 4 secondary stage। इसके बाद की एजुकेशन होगी हमारी 18 ईयर्स के अबव होगी हायर एजुकेशन जो ग्रेजुएशन लेवल पे होगी। सो लेट्स हैव द डिटेल ऑफ ऑल दीज स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो हमारे अभी 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ इसका ड्राफ्ट, उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट स्टेज है जिसको फाउंडेशनल स्टेज बोला गया जिसमें 3 to 8 ईयर्स के बच्चे होंगे, इसमें मेन फोकस क्या होगा? मेन फोकस होगा एक्टिविटीज़ के ऊपर। इसमें एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। मेन टारगेट क्या है? टू रिड्यूस द कंटेंट लोड इन द स्कूल एजुकेशन करिकुलम। जो बच्चों के ऊपर स्टडी का, रोट मेमोरिंग का बहुत ज़्यादा बर्डन था, रट्टाफिकेशन थी, वो सारा अब खत्म हो जाएगा। इसमें देखते हैं कि ये 3 to 8 ईयर्स को कैसे डिवाइड किया गया स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट सिस्टम है, तो इसमें क्या होगा 3 ईयर्स की 3 साल की एज में बच्चे का स्कूल में एडमिशन होगा। तो 3 से 5 साल तक उसने जो अपने बेसिक ईयर्स हैं वो क्या कवर करने, जिसमें प्री नर्सरी, LKG, UKG सारा आ जाता था, ये 3 to 5 ईयर्स तक इसने कवर अप कर लेना है। ओके, तो मतलब 3 क्लासेस की यहाँ कवर होगी। तो आगे की 2 क्लासेस 6 to 8 ईयर्स में उसने क्लास 1 और क्लास 2 पूरी करनी है। और इसका मेन जो फीचर है, देयर विल बी नो एग्जाम्स, ओनली एक्टिविटीज। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये सारा जो पैटर्न है हमारी गवर्नमेंट ने डिफरेंट, मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि डिफरेंट सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पंचायत लेवल सबके ओपिनियंस कलेक्ट किए गए हैं। मेन इसमें क्या देखा गया कि बच्चों की जो अटेंडेंस है स्कूल में उसको इंक्रीज करना है। तो इसके लिए जो बच्चे किस चीज़ से डरते हैं, अर्ली टाइम में वो स्कूल से भागते हैं। क्यों भागते हैं? बिकॉज उनको जो उनका गेमिंग टाइम है, उसका जो खेलने के टाइम है, खेलने कूदने का, वो उनको लगता है कि मिस हो गया। तो अब गवर्नमेंट ने स्कूल्स में यही अट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ कर दी है। जो खेल कूद है वो सारा फर्स्ट 5 ईयर्स में स्कूल में ही होगा। तो बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होगा, उसको जो उसका फिजिकल है, मेंटल, उसकी मोटर डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो सारी इन ईयर्स के बेस पे होगी। तो ये 3 to 8 ईयर्स बच्चे के जो अर्ली उसका चाइल्डहुड केयर है उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। 3 साल का बच्चा स्कूल में एडमिशन लेगा विदाउट एनी बर्डन ऑफ बुक्स, कोई बुक्स का बर्डन नहीं, कोई एग्जाम का बर्डन नहीं। और इसमें 6 to 8 ईयर्स तक उसकी क्लास फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगी। मतलब ये 5 साल इसके ये फर्स्ट उसके फाउंडेशन उसमें पूरी होंगे। सेकेंड जो उसकी स्टेज है प्रेपरेटरी स्टेज। प्रेपरेटरी स्टेज में ये 3 साल है। 3 सालों में कौन कौन सी क्लासेस कवर करेगा? क्लास 3, 4 एंड 5, ये 3 क्लासेस हैं जिसमें मदर टंग में या लोकल लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इंग्लिश ऑप्शनल होगा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रेस नहीं करेगी, फोर्स नहीं करेगी कि इंग्लिश ही होनी चाहिए। स्कूल्स को उनके पास ऑप्शन होगा कि वो लोकल लैंग्वेज मदर टंग में ही बच्चे को एजुकेशन देंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि मदर टंग में बच्चे बेटर लर्न करते हैं और ज़्यादा ग्रेस्पिंग उनकी जो नॉलेज होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसमें बेसिक सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि आजकल हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो चलेंगे। तो इसमें सेमेस्टर सिस्टम होगा, एग्जाम का एनुअल सिस्टम के बजाय एक सेमेस्टर सिस्टम होगा। नेक्स्ट स्टेज है हमारी मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में नॉर्मली क्लासेस होंगी हमारी 6,
7 और 8। इसमें एक खास चेंजेस आई है, सबसे बड़ी चेंजेस है द इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। इसमें वोकेशनल एजुकेशन होगी जिसमें कंप्यूटर हो सकता है, कंप्यूटर कोडिंग हो सकती है, डिफरेंट क्लासेस हो सकती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बहुत सारे अभी सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करने शुरू कर दिए बच्चों को कोडिंग की जो फर्स्ट स्टेप है उनको सिखाने के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चों की एक जो टेक्निकल स्किल है उसको एनहेंस करना है, उसको डेवलप करना है। इसके अलावा जिन बच्चों को इंटरेस्ट है पॉटरी में या फिर कारपेंट्री में, कुकिंग में, डिज़ाइनिंग में, या फिर और नई टेक्नोलॉजी जैसे सोलर टेक्नोलॉजी, विंड टेक्नोलॉजी, थर्मल पावर प्लांट, मतलब किसी भी तरह की जैसे इंजीनियरिंग स्किल है या टेक्निकल स्किल है उसको एनहेंस करने के लिए वोकेशनल कोर्सेज शुरू किए गए हैं। तो इसका मेन मोटिव क्या है, टू इनकलकेट द स्किल्स, बच्चों में डिफरेंट स्किल्स को पैदा करना है, उसको पॉलिश करना है, उनको डेवलप करना है। और स्टूडेंट सबसे बड़ी बात है, इन सबके सब्जेक्ट्स के उनके मार्क्स असेस होंगे, तो उनका एक करियर, उनकी स्किल और साथ में उनको मार्क्स भी मिलेंगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। टाइमिंग होगी हमारा ये मिडिल स्टेज में 6, 7 और 8 क्लासेस में। नेक्स्ट है हमारी फोर्थ स्टेज में सेकेंडरी स्टेज जिसको बोला गया है। सेकेंडरी स्टेज में नॉर्मली स्टूडेंट्स का जो 14 से 18 ईयर्स के हैं, दे में बी इन द क्लास 9, 10, 11 एंड 12। यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, बच्चों के पास ऑप्शनल मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे स्टूडेंट्स अर्लियर हमारे पास जो आज का सिस्टम उसमें क्या था, आफ्टर 10th क्लास स्टूडेंट्स वर हैविंग द चॉइस टू ऑप्ट द सब्जेक्ट और स्ट्रीम्स। वो डिफरेंट सब्जेक्ट और स्ट्रीम चूज करते थे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग। लेकिन अब ऐसा नहीं है, 9th ऑनवर्ड्स वो अपने ऑप्शनल मल्टीपल सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। और इसमें भी बड़ा पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है कि अब कोई स्ट्रीम प्रॉपर ये नहीं होगा कि ये साइंस स्ट्रीम है या आर्ट स्ट्रीम है, ऐसा कोई टैग नहीं होगा। बच्चों के पास पूरा ऑप्शन है, उनके पास फ्रीडम है, दे कैन हैव द सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन। इसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, मैथ्स के साथ म्यूजिक भी ले सकते हैं। जैसे साइंस स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स और केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रही है, तो अगर उनका इंटरेस्ट है दे कैन हैव द बायोलॉजी ऑल्सो। अगर उनके इंटरेस्ट इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस या अकाउंट्स में कंबाइंड लिए तो ये दोनों सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। मीन्स अब यहाँ ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होगी, बाउंडेशन नहीं होगी स्टूडेंट्स के ऊपर, दे कैन ऑप्ट द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन चॉइस। ओके, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारी सेकेंडरी स्टेज एजुकेशन में। तो इसका मेन मोटिव है कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। अब क्रिटिकल थिंकिंग में ये सपोज अगर बच्चा पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, डिफरेंट फिलॉसफीज पढ़ रहा है, तो उसकी जो स्किल है, उसके पास इवेल्युएट करने की जो स्किल है, एबिलिटी है, वो इंक्रीज हो सकती है। कि अगर ये स्किल यहाँ होने की बजाय ये जो एक फिलॉसफी किसी, फॉर एग्जांपल प्लेटो ने फिलॉसफी दी है, यहाँ फिलॉसफी होने की बजाय अगर इसमें कुछ प्लस पॉइंट ऐड कर लिए जाए, इसमें हम कैलकुलेशन भी ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन है वो भी ऐड कर सकते हैं। मीन्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों के पास माइनर, मेजर, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स का ऑप्शन, जिनका ऑप्शनल कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो मेन मोटिव है उनकी क्रिटिकल जो थिंकिंग है उसको इंक्रीज करना। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक 3 लैंग्वेज पॉलिसी का जो सिस्टम गवर्नमेंट ने इशू किया इस पॉलिसी में, उसके अकॉर्डिंग एक मदर टंग होगी, एक रीजनल टंग प्लस एक फॉरेन लैंग्वेज भी बच्चे सीख सकते हैं। पहली जो स्टेज थी उसमें मदर टंग में ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा, सेकेंड फिर उसको जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेजेस उस एरिया की, उसके साथ साथ फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर भी उनका फोकस हो सकता है। नेक्स्ट है 18 ऑनवर्ड्स, जिसको हम हायर एजुकेशन बोलते हैं, ग्रेजुएशन लेवल बोलते हैं, स्कूल के बाद है ये कॉलेज का सिस्टम है। 12th तक स्कूल में रहेगा, 12th क्लास ख़त्म नहीं हो जाएगी, 12+2 सिस्टम खत्म हो रहा है, 12th क्लास खत्म नहीं हो रही। 12th तक बच्चे स्कूल में ही एजुकेशन लेंगे। उसके बाद जो हायर एजुकेशन है जिसको हम ग्रेजुएशन लेवल बोलते हैं, ग्रेजुएशन विल बी डन विद इन 4 years। तो ग्रेजुएशन के भी 4 साल डिवाइड कर दिए हैं। इसमें भी बहुत बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं, बहुत बड़ी चेंजेस हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं। इसमें ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर तक अगर कोई बच्चा सिर्फ 1 साल कॉलेज में लगाता है तो उसको ये नहीं कि उसका कॉलेज 1 साल लगाना बेकार चला गया। अगर 1 साल के बाद वो ड्रॉप भी करता है तो मल्टीपल एंट्रीज और मल्टीपल एग्जिट्स के अंदर वो दोबारा भी कॉलेज ज्वाइन कर सकता है, जब चाहे वो अपनी एजुकेशन छोड़ सकता है, क्योंकि इसमें सेमेस्टर सिस्टम है। जितना उसने क्लियर किया, अगर 1 साल लगा लिया तो उसको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लिखा जाएगा उसके ऊपर। अगर स्टूडेंट हैज़ कम्प्लीटेड 2 years तो उसकी जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर डिप्लोमा ग्रेजुएशन लिखा जाएगा, डिप्लोमा। अगर 3 साल उसने पूरे किए तो प्रॉपर ग्रेजुएशन डिग्री का उसको मिलेगा।
अगर स्टूडेंट्स उसने किसी बच्चे ने 4 साल कंप्लीट कर लिया तो 4th ईयर में उसको रिसर्च का टॉपिक होगा, तो ये ऑप्शनल होगा। बच्चा 3 ईयर करके डिग्री कंप्लीट भी कर सकता है, 4 साल भी कर सकता है, 4th ईयर में उसको रिसर्च कंप्लीट करते हुए इसका बेनिफिट ये होगा, द स्टूडेंट हैज़ डन द 4 ईयर ग्रेजुएशन, 4 साल की ग्रेजुएशन पूरी की उसने रिसर्च के अकॉर्डिंग, देन फर्दर देयर आर द चांसेस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन विद इन 1 ईयर। लिसन इट वेरी केयरफुली, अगर 4 साल की ग्रेजुएशन की है विद रिसर्च, तो पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको हम MA MCOM MSc बोलते हैं वो नहीं होगा। अब क्या होगी, सिंपल पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके लिए 1 साल लगाना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट किसी ने सिर्फ 3 इयर्स की डिग्री की है, 3 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री की है, अब उसका प्लान है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, देन द स्टूडेंट हैज़ टू कंज्यूम 2 इयर्स, तो उसको 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। 3 साल डिग्री के बाद 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर किसी ने 4 ईयर की ग्रेजुएशन विद रिसर्च की है तो उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ 1 साल की होगी। और दूसरी सबसे बड़ी चेंज है, एमफिल बिल्कुल भी नहीं होगी। एमफिल इसको हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसमें से रिमूव कर दिया गया। दिस इज द मास्टर ऑफ फिलॉसफी। इसमें क्या होता था स्टूडेंट्स, अभी तक जो एमफिल का सिस्टम था, मास्टर ऑफ फिलॉसफी में स्टूडेंट्स को जो दोज हु आर विलिंग टू जॉइन द PhD, तो उनको पहले रिसर्च का एक टॉपिक था वो पूरा करना पड़ता था। अब रिसर्च टॉपिक दैट इज ऑलरेडी एडेड इन द डिग्री सिस्टम, ग्रेजुएशन सिस्टम, अगर यहाँ पे रिसर्च पूरा हो गया देन नो नीड टू कंप्लीट द एमफिल। तो स्टूडेंट्स दे कैन हैव द पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आफ्टर दिस डायरेक्टली दे कैन हैव द PhD विद इन 4 ईयर्स। तो इसके अलावा हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो प्लस पॉइंट है वो कौन से हैं, 6% ऑफ द GDP मीन्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारे पास जितनी भी कंट्री की प्रोडक्शन है उसका जो 6% है वो एजुकेशन के ऊपर स्पेंड होगा। मीन्स अभी तक जो था 3% से जो था सिर्फ एजुकेशन पे खर्च हो रहा था, अब इसका डबल हो जाएगा 6%। तो होपफुली हमारे पास चांसेस हैं बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो बेटर सिलेबस, बेटर बुक्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास बेटर होने वाली हैं। उसके अलावा जो स्कूल फ़ी है दैट विल बी फिक्स्ड, सारे स्कूल्स के लिए एक फिक्स्ड फ़ी क्राइटेरिया हो जाएगा। इसमें डिफरेंट प्राइवेट स्कूल की कैटेगरी होगी, उनके लेवल्स होंगे, उनके ऊपर हर लेवल के अकॉर्डिंग जो फ़ी होगी उनकी फिक्स हो जाएगी। तो कोई स्कूल मनमानी नहीं कर सकेगा, देयर विल बी अ फिक्स्ड फ़ी क्राइटेरिया फॉर द प्राइवेट स्कूल्स फॉर द डिफरेंट लेवल्स। इसके अलावा बड़ी चीज़ है ये डिपार्टमेंट्स के ऊपर, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं इनके ऊपर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी काम है, जैसे करिकुलम बनाना, सिलेबस बनाना, एग्ज़ाम्स लेने, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब एक एक डिपार्टमेंट के अंडर होंगे, अलग अलग सेपरेट डिपार्टमेंट के अंडर होंगे, और ये सारी पूरी एक कंबाइंड बॉडी होगी एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तो इसमें एक डिपार्टमेंट जैसे करिकुलम देख रहा है, दूसरा एग्जाम सिस्टम सेट कर रहा है, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा है, फी या टीचर्स की सैलरी से, ऑल दीज विल बी हैंडल्ड बाय द एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है रिजल्ट इस बेस पे होगी। स्टूडेंट्स जो हमारा सेमेस्टर सिस्टम होगा, सेमेस्टर सिस्टम में मतलब साल में 2 बार एग्जाम होंगे, तो इसमें मार्क्स लगेंगे। जैसे जो बच्चा जितने मार्क्स अटेन करता है, जो क्राइटेरिया होगा हमारा, मार्क्स के साथ साथ बच्चे की सेल्फ असेसमेंट होगी, बिकॉज होल लाइफ स्टूडेंट हैज़ टू असेस बाय इटसेल्फ। वो अपने आप को खुद कितना असेस करता है, उसकी सेल्फ असेसमेंट क्या है कि उसको कितना कॉन्फिडेंस है, हाउ मच क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट इज देयर। तो ये उसका कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और उसका जो बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें, उसमें जो कैपेबिलिटी है, स्किल है, वो अपने आप को खुद सेल्फ जज करेगा कि वो कितने लेवल तक है। तो ये सेल्फ असेसमेंट उसकी खुद की होगी, मार्क्स हो गए सेल्फ असेसमेंट। तीसरी असेसमेंट लगेगी टीचर से। तो अगर टीचर के पास असेसमेंट टूल है, नेचुरली देयर विल बी ए गुड रिलेशन बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर। जो बच्चा है टीचर के लिए अच्छा बिहेव करेगा, बिकॉज टीचर इज गोइंग टू असाइन द गुड असेसमेंट। तो इससे क्या होगा, और टीचर और बच्चों का खुद का जो एक अच्छा रिलेशन बनेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी NEP ने इंट्रोड्यूस किया है वो है पीयर असेसमेंट। मीन्स फ्रेंड्स सर्कल में कैसा बच्चे का बिहेवियर है। तो नेचुरली अगर फ्रेंड्स मार्क्स दे रहे हैं, पीयर्स ग्रुप मार्क्स दे रहे हैं, असेसमेंट दे रहे हैं, तो चाइल्ड विल डिवेल्प द वेरी गुड रिलेशन, सबके साथ अच्छा बिहेव करेगा, कोऑर्डिनेट बिहेव करेगा, कोऑपरेशन होगा। ओके, तो इससे जो हमारी क्लास का एनवायरनमेंट है वो भी, और सोसाइटी का एनवायरनमेंट है वो भी इम्प्रूव होगा। तो ये सारे एकेडमिक के अलावा बच्चे में ये सारी स्किल्स और प्लस उसका बिहेवियर टीचर्स के लिए, अपने जो कोमेट्स हैं, फ्रेंड्स के लिए, पीयर्स के लिए सारा मैटर करता है।
तो नेचुरली जो ओवरऑल डेवलपमेंट का टारगेट है वो हमारा पूरा होने वाला है। इसके अलावा एक डिजिटल स्टोर होगा, डिजिटल स्टोर फॉर एकेडमिक क्रेडिट। जितने यहाँ से क्रेडिट प्लस किए, फॉर एग्जांपल एक ग्रेजुएशन के लिए हमें 50 क्रेडिट्स चाहिए, तो बच्चे के जितने जितने यहाँ से क्रेडिट आते जाएंगे वो प्लस होते जाएंगे। अगर बच्चा बीच में 1 साल बाद सर्टिफिकेट लेके छोड़ रहा है, 4 साल बाद फिर उसका मन हो रहा है कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, तो यहाँ से उसने क्रेडिट छोड़े हैं वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का सिस्टम बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जो बच्चे ने अर्लियर ईयर्स में अपनी स्टडी कंप्लीट की है वो बेकार नहीं जाएगी। अभी तक क्या था स्टूडेंट्स, अगर एक पर्सन अपनी ग्रेजुएशन शुरू करते हैं, कॉलेज ज्वाइन करते हैं, 1 साल लगाते हैं, सडनली किसी भी रीज़न से उसके सर्कमस्टांसिस फेवर नहीं कर रहे उसके कंटिन्यू करने के लिए स्टडी, तो वो स्टडी छोड़ सकते हैं। अगर 4 साल बाद, 5 साल बाद एनी टाइम उसका मन है कि दोबारा से वो स्टडी ज्वाइन करे, तो जहाँ से अर्लियर उसने अपना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जहाँ से छोड़ा है वहीं से वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो अर्लियर उसका स्कोर है, जो डिजिटल स्कोर है, उसका एकेडमिक क्रेडिट्स हैं, वहीं से उसको कंटिन्यू करना होगा। तो एकेडमिक इसके लिए होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ये नया वर्ड है आपके लिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। जैसे हमारे डिजिटल लॉकर्स होते हैं, ऐसे ही हमारे क्या होगा, बच्चों का स्कोर होगा कि इसने किस क्लास में कितना कितना प्लस करके एजुकेशन में क्रेडिट्स लिए। तो इसके अलावा एक और प्लस पॉइंट हमारा फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप की 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड की, उनको हम हमारी कंट्री में फ्रेंचाइज देंगे। वो यूनिवर्सिटी यहाँ आके बच्चों को पढ़ाएंगी। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि हमारे इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसको एक टफ कंपटीशन मिलेगा। अगर यहाँ की स्टडी बहुत अच्छी है तो हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, दैट विल ऑल्सो ट्राई इट्स लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव इट्स सेल्फ टू कम्पीट द फॉरेन यूनिवर्सिटी। इनको कम्पीट करने की हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर करेगा। तो ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा। जो बच्चे फॉरेन में जा रहे हैं, हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है फॉरेन कंट्रीज़ में, हमारा जो स्टफ जा रहा है, अब वो एजुकेशन की वजह से फॉरेन नहीं जाएंगे, उनको यहीं से जो अच्छी यूनिवर्सिटी वहाँ से एजुकेशन लेने का मौका मिलेगा। तो स्टूडेंट इसके बाद है सबसे बड़ा पॉइंट, प्लस पॉइंट। जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, जो भी एजुकेशन हैं, इनका मेन क्रेडिट जाता है टीचर्स, क्योंकि अगर टीचर्स नहीं है then we can't imagine the education। तो जो टीचर्स है इट इज़ द पिवटल पॉइंट ऑफ द एजुकेशन। सो ये हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वहीं से लाइन है ये बिल्कुल। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी मस्ट हेल्प to re-establish the teachers at all levels as the most respected and essential members of our society because they truly shape our next generation of citizens। तो टीचर्स के लिए खास प्रोग्राम है क्योंकि टीचर का मेन रोल है। हमारी एनईपी क्या कर रही है कि टीचर्स के लिए 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड का सिस्टम शुरू हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का टारगेट है कि अपने लाइफ करियर में उसने टीचर बनना है, तो एज अ टीचिंग एज करियर चूज करना है, तो आफ्टर +2 जो ग्रेजुएशन होगी उसके साथ उसको बीएड का सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ये होगा हमारा इंटीग्रेटेड बीएड। ग्रेजुएशन के बाद जैसे आजकल हो रहा है कि बीएड अलग से करनी पड़ रही है, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। तो ये इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम होगा। तो ये स्टूडेंट्स आने वाली जनरेशन को बहुत बेनिफिट है इसका। इसके अलावा जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो टाइम टू टाइम दिए जाएंगे और ये सारे एक सेंट्रलाइज बॉडी द्वारा डायरेक्ट की जाएगी। तो सब एक जैसा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। जैसे आजकल स्टूडेंट हम देख सकते हैं दीक्षा पोर्टल है गवर्नमेंट के, जहाँ से टीचर्स के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग शुरू हो सकती है। सो दिस वीडियो इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द टीचर्स, स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द पेरेंट्स, क्योंकि द पेरेंट्स दोज हु आर गोइंग टू गाइड द स्टूडेंट्स, बच्चों को घर पे गाइड करेंगे। अर्ली 3 इयर्स में पेरेंट्स के लिए बहुत कंपलसरी है कि इस एजुकेशन पॉलिसी का सिस्टम समझें। टीचर्स के लिए ज़रूरी है अपने बच्चों को अच्छे से गाइड करने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी को थॉरली समझें। ये पॉलिसी नियर अबाउट 300 पेजेस में जो इसका ड्राफ्ट है वो बना है। तो ये एक सिंपल अटैम्प्ट थी जो इस पॉलिसी को समराइज करके मैंने आपके सामने रखा है। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। सारे बहुत अच्छे इम्पैक्ट थे। नेगेटिव इम्पैक्ट अभी तक ये होप की जा रही है, माना जा रहा है कि अगर एक सेंट्रलाइज बॉडी के हाथ में ये सारा कुछ हो गया तो जो एजुकेशन है एक हमारा कॉन्करेंट जो लिस्ट में आ जाता है। कॉन्करेंट लिस्ट में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फेडरल सिस्टम के अंडर
जो भी हमारा फेडरल सिस्टम है इसमें डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग टॉपिक है, स्टेट गवर्नमेंट के अलग टॉपिक्स है। जो एजुकेशन का टॉपिक है, एजुकेशन का सब्जेक्ट है, सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर बनाते हैं। तो अब अगर एक इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर होगा तो स्टेट गवर्नमेंट के थोड़े से सब्जेक्ट्स, उनकी जो अथॉरिटी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। पर होपफुली हम इसके बारे में अच्छे सोचें। अभी तक जो नया सिलेबस बनेगा उसके अकॉर्डिंग तो नई पैटर्न आ रही है, जो एनसीईआरटी के नए सिलेबस बुक्स नई पब्लिश होंगी, उसके अकॉर्डिंग हमें सारा डिटेल में समझ आ जाएगा। अगर आपके पास कोई और अच्छे सजेशंस हैं, योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, तो आप मुझे कमेंट करके अपने सजेशन दे सकते हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका डिटेल जो हमने फीचर्स हैं इसके, और इसके अलावा इसमें जो प्लस चेंजेस हुई हैं वो सारी आपको समराइज वे में मैंने समझा दी है। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड पेरेंट्स, you all are suggested to give your suggestion in the comment box. So stay connected and stay fit and fine. Guide your children, your students properly through this education policy. Thank you students for being here. Don't forget to subscribe the channel. Thanks for being here.